प्यारे पाकिस्तान के प्यारे बासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें हमारी कोशिश होती है हम अपने साथ साथ उन सब की इस्लाह का जिम्मा उठा लें जो हमें सुन रहे हैं, जिन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने अपनी समातों में मेरी आवाज़ को जगा दी। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान आप सुना करते हैं मंडे टू फ्राइडे 2 से 3 बजे तक का ये सफ़र, जिसमें सीखा भी जाता है, सिखाया भी जाता है। जी हाँ, इस जिम्मेदारी को निभाते हुए आज भी मैंने कोशिश की कि अपने इस प्रोग्राम में एक मेहमान को बुलाऊं, लेकिन उससे पहले उनसे कोई भी सवाल करूं इससे पहले मैं आप लोगों को आज का जो हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका है वो आपको बता दूं। आप लोग मुझे एसएमएस करेंगे, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने कुछ सवाल जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे सवाल जो आपने सोच रखे हैं, कुछ ऐसे सवाल जो आपको वहाँ ला खड़ा करते हैं जहाँ कोई जवाब नज़र नहीं आता, जहाँ आप सिर्फ इर्द गिर्द देखते रह जाते हैं और उन चंद टूटे फूटे लफ्ज़ों को जोड़ने की कोशिश में रहते हैं। हम अगर ऐसे में कोई रहनुमा मिल जाए तो हमारी ये कोशिश, हमारी ये सोच पॉजिटिव हो जाती है, हमें एक राह मिल जाती है। तो इसी की खातिर मैं आज अपने प्रोग्राम में एक मेहमान को मैंने दावत दी। आप तमाम लोगों की उन सवालों के जवाब जो हम हासिल कर सकें। कुछ ऐसी बातें जो अनकही रह जाती हैं और कुछ ऐसी बातें जो कहना चाहते हैं हम अगर कह नहीं पाते, उसको ताकत देने के लिए, उसको सकत और उसको पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए हम बात भी करेंगे और उनसे हम जानेंगे भी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहेंगे तो नंबर नोट कीजिए 0334196666। इस पर आप लोग एसएमएस भी करेंगे, कॉल भी करेंगे और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर टफियंस FM 96.6 टाइप कीजिएगा और हमारे इस पेज को लाइक भी कीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे हम कब कहाँ क्या कर रहे हैं। हम आपको अपडेट करते रहते हैं अपने इस चैनल के हवाले से, प्रोग्रामिंग के हवाले से, और आपको पता चलता रहता है, आप जान पाते हैं बआसानी। वो लोग जो बार बार ये पूछते रह जाते हैं या जिनको पता नहीं चलता कौन सा प्रोग्राम किस वक्त में ऑन एयर होता है, उनके लिए हमने आसानी पैदा की। वो हमारे ऑफिशियल पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ हमने पूरी डिटेल जो है वो शेयर कर रखी है। इंतज़ार के बगैर मैं अब आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ आज के अपने मेहमान के साथ। और इनके बारे में मैं आपको बता दूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर जिनको आप अक्सर सुनते आ रहे हैं, कासिम अली शाह साहेब, उनके शागिर्द ख़ास हमारे साथ मौजूद हैं। ये खुद भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनसे लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई बल्कि आगाज़ हो रहा है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वसाम अली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं वसाम, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। बड़ा इंतज़ार करवाया आपने, काफ़ी दिनों से आपसे बात होती आ रही थी कि लोगों से हम बात कर सकें, लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचा सकें, लोगों तक आपकी बातें पहुंचा सकें। तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छा लग रहा है आपको स्टूडियो में देख के। और सुनाएं, कैसे हाल अहवाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी जी। कि आपने इस काबिल समझा और याद किया। और ये जो आपका प्रोग्राम है और इसका जो फॉर्मेट है, माशाल्लाह से एक बहुत कम शोज़ हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में ऐसे हैं जो पॉजिटिविटी पे काम कर रहे हैं, जो इस्लाह पे काम कर रहे हैं, जो उम्मीद पे काम कर रहे हैं। तो मैं बड़ा मोटिवेट हो रहा हूँ इटसेल्फ यहाँ आके। एक्चुअली होता ये है हमारे माशरे में, जो सबसे मुझे जो चीज़ बहुत अजीब लगती है वो ये है कि यहाँ मसाइल बताए जाते हैं जी लेकिन उनके हल नहीं बताए जाते। जी जी। मसाइल को हाईलाइट किया जाता है, आज ये मसला हो गया, लेकिन ये नहीं कहा जाता, उस मसले का हल नहीं बताया जाता। या कभी कभी तो यूं होता है कि हम उनकी वजूहात को भी डिस्कस नहीं कर पाते, हम ये भी नहीं बता पाते कि मसला हुआ ही क्यों। ठीक है, लेकिन हमारे माशरे में बस यही चीज़ है जी, फलां जगह पे ये मसला हो गया, रोड टूटा हुआ है, या ये मसला हो गया जी कि एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह नहीं तलाश करेंगे। या बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते, वो इंस्टीट्यूट्स की तरफ नहीं जाते, रुख नहीं करते, वो आजकल कैफ़ेज़ की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं, वहाँ ज़्यादा उनके डेरे लगे हुए हैं।
तो इसकी वजह क्या है उसको हम तलाश नहीं करते, उन चीज़ों को हम नोटिस में नहीं लेते, बस ये चीज़ हम हाईलाइट कर देते हैं कि मसला ये है। तो आज इसी से मिलती जुलती कुछ बातें होंगी, लेकिन मैं सबसे पहले ये बता दूं कि वर्ल्ड एजुकेशन डे है आज, और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी हम जानेंगे। अच्छा वसाम सब सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मेरा एक सवाल है, इल्म और तालीम में फ़र्क क्या है, बुनियादी फ़र्क क्या है कि लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आ पाती कि, और ये भी साथ मुझे आप डिफ़ाइन कीजिएगा, बताइएगा, एलाबोरेट कीजिएगा कि क्या एजुकेशन ज़रूरी है या फिर मजबूरी। अच्छा आतिफ भाई, ऐसा है कि जो इल्म है और जो आपने दो अल्फाज इस्तेमाल किए तालीम है, हम कहीं ना कहीं अगर हम इस लफाजी से निकलें, ये जो दो अल्फाज हैं इल्म और तालीम के, मैं आपसे, आप भी इस मेरी बात को सेकंड करेंगे कि हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको बने हुए भी चंद अरसा हुआ है, इसको बने हुए को बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ, कुछ 100 साल जो हैं वो हुए हैं। उससे पहले आखिर क्या था, उससे पहले भी जो हमारी इल्मी शख्सियात होती थी, जो हमारे लोग होते थे, तब भी किताबें लिखी जाती थी, तब भी लर्निंग के सोर्सेज मौजूद थे, तब भी लोग सीखते थे, समझते थे और जाके लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करते थे। ये जब से एक एजुकेशन सिस्टम हमने खड़ा किया, इंडस्ट्रियल एज आई, और उसके बाद से जो है वो हमें ज़रूरत पड़ गई कि हम बाकायदा तौर पे उसे लेबलाइज करें और एक डिग्री के साथ जो है वो चीज़ को आगे हम जो है वो प्रमोट करें, बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स को जो है वो एक डिग्री फराहम करें। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इल्म है और ये जो तालीम है, ये कहीं ना कहीं एक ही चीज़ थी, सीखने का अमल था, माशरे के अंदर वैल्यू ऐड करने का अमल था। ये जब से चीज़ें थोड़ी सी लेबलाइज हुई हैं, तो जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं ज़रिए माश की हद तक जो है वो सिर्फ रह गया, और जो इल्म है, जो सीखना है, जो माशरे को कंट्रीब्यूट करना है, वो ज़रा कहीं थोड़ा पीछे रह गया और साइड पे हो गया। मैं इन दोनों को बुनियादी तौर पे एक ही चीज़ समझता हूँ, लेकिन अब के जो हालात हैं उसके अंदर ये दोनों ज़रा डिफरेंट डायमेंशन आप में। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यूं लगता है कि जो इल्म है वो तजुर्बात से हासिल होता है, तालीम आप किताबों से हासिल करते हैं, लेकिन वो तजुर्बात जो लिखे जाते हैं उनको हम किताबों की शक्ल में पढ़ते हैं, और वही वो तालीम का एक नाम उसे दे दिया जाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि नो डाउट कि वो चलता आ रहा है, ये शुरू से है, आपसे तालीम जो है, एजुकेशन जो है, ये कुछ ही अरसा हुआ ये किताबों की शक्ल इख्तियार की इसने। लेकिन हमारे मुआशरे में ये चीज़ हम इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी हमारे इस माशरे में जगह बना सकता है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में जो पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, वो इस माशरे में जगह बना सकता है? क्या उस तरह से वो भी पुरएतमाद तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है? जी बिल्कुल, मैं तो बड़े यकीन के साथ ये बात समझता हूँ कि जो एक वो इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के कुछ असूल जो हैं वो अगर उसने सीखे हैं, ज़िंदगी गुजारने के अगर कुछ जो बेसिक कुली हैं वो अगर उसने सीखे हैं, तो वो बड़े अच्छे तरीके से इस माशरे में एक मकाम भी बना सकता है और एक ज़िंदगी अच्छी गुजार सकता है। आप कारोबारी शख्सियात को देख लें, आप जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें उठा के देख लें, तो आपको बहुत कम लगेगा, बल्कि वो तो आपको कॉलेज और स्कूल के ड्रॉप आउट्स नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी अपना नाम बनाया। अगर हम अदब में देखें, यहाँ छोटी सी मैं इंटरप्ट करूंगा, उसके बाद आप बात को कंटिन्यू कीजिएगा। ये कोई बहस नहीं, हाँ जी, बल्कि इसमें सिर्फ थोड़ी सी ये है कि मुझे जहां तक समझ आती है, मैं चूंकि अपना समझ लीजिए कि मैं अपने माइंड को क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे कुछ कंफ्यूजन है। अच्छा, होता यह है कि बेशक एक अनपढ़ इंसान वो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस का आगाज करता है, लेकिन उसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देख लीजिए, उसके एचआर डिपार्टमेंट को देख लीजिए, उसके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स को जो लेके चल रहा है, वहाँ उसे ज़रूरत पड़ती है पढ़े लिखों की, और वहाँ वो उनको मदऊ करता है, उनको उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, और फिर वो मजबूर भी होता है उनके हाथों के, उसको जनाब वो जो चाहते हैं, जो मांगा जा रहा होता है, उन्हें मराहत देना पड़ती हैं और उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर ऐसा है कि जिन्होंने बुनियादी असूल ज़िंदगी के सीखे हैं, वो हमें सिखा जाते हैं, वो ऐसे सबक हमें सिखा जाते हैं जो हमने किताबों से भी नहीं सीखे होते, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं तो ये बिल्कुल ज़रूरी है, और अगर कोई अनपढ़ इंसान है जिसने अपनी एक एम्पायर खड़ी की है, उसे कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है टीम बनाने की, लोगों को साथ लेके चलने की, उसे एचआर वालों की भी ज़रूरत पड़ती है, उसे मार्केटिंग के लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन आपका जो बुनियादी क्वेश्चन था वो ये था कि क्या वो एक मकाम माशरे में बना सकता है, तो उसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, मकाम वो बिल्कुल बना सकता है, और एक बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो एक अच्छा माशरे के अंदर इंसान
बन सकता है, लेकिन बुनियादी असूल जो है वो भी अब मुझे कहीं ना कहीं उनका रुख भी किताबों की तरफ लगता है कि वो जो हमारे बड़े, जो वो हमारे बुजुर्ग जो अब हम में मौजूद नहीं है, जो वो हमारे लिए लिख गए, जो वो हमारे लिए छोड़ गए, उनकी वो देखिए सबसे पहले जब कोई भी हमारा बड़ा इस दुनिया से जाता है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है, इस चीज का सवाल किया जाता है कि वसीयत क्या है, क्या लिख के जी या क्या छोड़ गए वो। बिल्कुल। तो उसमें वो चाहे नसीहत थी, उसमें चाहे वो जायदाद के कुछ तकाजे हैं या जो भी चीज़ें, हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे जो मेन चीज़ है वो है एजुकेशन। तो ज़रूरी है। ज़रूरी तो है बिल्कुल। हाँ। इसमें कहीं ना कहीं आतिफ भाई देखें, ज़रूरी तो ये बहुत ज़्यादा है। अब आप दुनिया के एजुकेशन सिस्टम्स उठा के देखें, मैंने फ़िनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा, मैंने उसके साथ ही साथ जो कंपैरेटिवली मेरे वाले साहब स्पेन होते हैं, तो वहाँ भी जो मेरे भाई होते हैं, जो कज़न्स होते हैं, मैं उनसे भी उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछता रहता हूँ। आप कंपैरेटिवली अगर एनालिसिस करें, हम कोई एजुकेशन के बाइस्ड हो के खिलाफ हो के उस तरह से बात नहीं कर रहे, कुछ बुनियादी मसाइल हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कि आज भी रट्टा, आज भी नोट्स, और आज भी मैं खुद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई जाने वाली जो थ्योरीज हैं वो भी कहीं ना कहीं 10-10 साल पुरानी हैं। और मुझे नहीं लगता कि किस तरह से हम दुनिया को compete कर पाएंगे और अपना मकाम जो है वो यहाँ बना पाएंगे। लेकिन हमें इस एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं रिवाइज करने की ज़रूरत है। हमें नई इस्लाहात, नई चीज़ें जो हैं वो उनको इंट्रोड्यूस करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ पे आपको बताता चला जाऊँ कि द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, जिसने शॉर्ट कोर्सेज़ का आगाज़ किया है, जो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे माशरे में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो ट्रेंडिंग में है चीज़ें कह लीजिए, ख़ास तौर पे देखा जाता है कि आप क्या, आपके अर्निंग रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है, और उन चीज़ों को देखते हुए, और कुछ अब बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनका आगाज़ किया गया है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसे, उन कोर्सेज़ के बाद कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन कोर्सेज़ के बाद उनसे फ़ायदा उठा सकता है। खैर अच्छा, जहाँ हम इल्म की बात कर रहे हैं, जहाँ हम तालीम की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ अगर मैं ये आपसे पूछूं कि मुझे लोग बड़े डिप्रेस्ड नज़र आते हैं, मुझे लोगों के चेहरे पे वो मुस्कुराहट नज़र नहीं आती। मैं अगर किसी से बात करता हूँ तो वो मुझे यूं कह के अगर चुप करवा दे, तो वो खामोशी जो मुझे घेर लेती है, उसकी समझ नहीं आती कि क्यों है। कि खामोश करवाए जाने का सिर्फ वजह ये बताई जाती है कि आज मैं परेशान हूँ, मुझे बात नहीं करनी, या मेरा दिल नहीं कर रहा बात करने को। तो ये क्या होता है, ये कैसी कैफियत है, और ये क्यों है, क्यों तारी हो जाती है? अच्छा, अगर हम आतिफ भाई, अगर हम पूरी कंपैरेटिवली पूरी कौम के हवाले से देखें, तो अगर हम पूरा समाजी लिहाज से देखें तो उसकी वजूहात कुछ और हैं। मिसाल के तौर पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, या मुल्की हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, या उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। और आप दुनिया के किसी भी मुल्क की आप अगर साइकोलॉजिकल हेल्थ उठा के देख लें, आप उनकी जहनी जो हेल्थ उठा के देख लें, तो जब भी कोई मुल्क अपनी थ्रेशोल्ड पे होता है, जब वो एक सर्कल से और ऑर्बिट से निकलने की कोशिश में होता है, यानी कि अपने डेवलपिंग फेज में होता है, तो उस वक्त एक तूफान आता है, एक जहनी बीमारियों का तूफान आता है, उस वक्त एक डिप्रेशन का, एंजाइटी का तूफान आता है। तो समाजी या पूरे उस लेवल पे तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। हाँ, इनफरादी लेवल पे अगर एक बंदा है जो कि परेशान है, तो उसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे कि जिस तरह मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में देखा कि हमारे यहाँ लोग इटसेल्फ हैं तो सही, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, उनके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, लेकिन अंदर से वो अकेले हैं, अंदर से वो खोखले हैं, उनकी बात सुनने के लिए कोई बंदा नहीं है, उनकी बात को समझने के लिए कोई नहीं है। और उसके साथ ही साथ जो, जैसे आपने एजुकेशन का कहा कि एजुकेशन के अंदर भी यूनिवर्सिटी के बच्चों के अलग मसाइल हैं, तो हर तबका कुछ मुख्तलिफ मराहिल में है, तो उसकी अपनी अपनी जो हैं वो वजूहात हैं। वजूहात हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा लेकिन इस ट्रैक के बाद, और सवाल मैं आपको बता दूं ताकि सुनने वालों को पता हो कि हम उसके बाद किस टॉपिक पे या किस सवाल पे बात करने जा रहे हैं। होता यह है कि परेशानियों की कुछ वजूहात तो हमारे सामने होती हैं, लेकिन कभी कभी कैफियत ऐसी होती है कि पूछा जाए कि परेशानी की वजह क्या है, तो हम खुद भी नहीं बता पाते, हमें पता ही नहीं होता, इल्म ही नहीं होता कि मैं परेशान क्यों हूँ। लेकिन वो परेशानी चेहरे से आया हो रही होती है, वो वाजे हो रही होती है, वो समझ आ रहा होता है कि यार मैं परेशान हूँ, खुद भी फील हो रहा होता है, लेकिन उस परेशानी की वजह का नहीं पता होता। ये हम जानेंगे इस ट्रैक के बाद। ट्रैक शामिल करते हैं और मैं आपको बता दूं, जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, 0334
1966 पे आप लोग SMS कर सकते हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमसे जान सकते हैं। अपना कोई भी सवाल हमें लिख भेजिए जिसे हम आज के अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वेलकम बैक जी। बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम का जो हमें सुन रहे हैं, जिनकी समातों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी समातों में हमारी आवाज़ को जगा दे रखी है। आप सुन रहे हैं टफियंस FM 96.6 और हमें SMS कर रहे हैं आप लोग 0334196666 पे, और साथ ही साथ आपकी लाइव कॉल्स लेने का सिलसिला मैं शुरू करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी अब हमें कॉल आएगी हम उसे लाइव लेंगे और उनके जो सवाल होंगे उसको हम तफसील से उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कासिम अली शाह साहब के शागिर्द ख़ास मोहम्मद वसाम अली साहब जी। तो वसाम, हम बात कर रहे थे कि कभी कभी हम परेशान होते हैं, लेकिन हमें उस परेशानी के सबब का इल्म नहीं होता, हमें वजह नहीं पता होती कि हम परेशान क्यों हैं। तो ये आपको इस कैफियत की समझ आती है, समझ पाते हैं इस वजह को? अच्छा आतिफ भाई, इसमें ऐसा है कि बड़ी दफ़ा हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसा होता है, कई लोग, बल्कि आपके साथ भी एक्सपीरियंस होता होगा कि कई दफ़ा एक अजीब सी इज़्तिराब, एक अजीब सी बेचैनी हमें पाई जाती है। एक इशारा तो इसका ये है कि बंदे के पास जो है वो जिस बंदे में कोई एनर्जी है, जिसके अंदर वाकई कोई पावर है, जो कुछ करना चाह रहा है, तो वो रूहें भी अक्सर बेचैन रहती हैं। ये एक इशारा है कि आपके अंदर अभी कोई खाना खाली है, अभी आपके अंदर कुछ एनर्जी बाकी है। दूसरा तरीका ये है कि ऐसा बंदा अभी कच्चा है, अभी वो पक्का नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आप कह लें अपनी ज़ात के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी है, वो भी पूरी नहीं हो सकी। हमारे साथ बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपने साथ वाले के बारे में सब कुछ पता होता है, हमें अपने खाला के, अपने मामू के, अपने इवन दोस्तों के तमाम मसाइल का बड़ा अच्छे से खबर होती है। लेकिन जब हमारे अपनी बात आती है, हम जब इवन कपड़े लेने जाते हैं तो हमसे अपनी ड्रेसिंग नहीं हो रही होती, साथ वाले की हम बहुत अच्छे से करवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बारे में जो शऊर है कि आखिर मुझे पसंद क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं ट्रिगर होता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे उदास कर देती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में खुशी का बायस बनती हैं। आप कभी एक छोटा सा तजर्बा करें और किसी भी बंदे से पूछें कि आपका फेवरेट कलर क्या है, आपको फेवरेट फूड कौन सा पसंद है, आपको फेवरेट ड्रेस कौन सा पसंद है। आप थोड़ी देर के लिए अगर देखें, वो बंदा क्या कहते हैं कि सोच में पड़ जाएगा कि कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि आखिर हमारी पसंद क्या है, आखिर हमारी नापसंद क्या है। तो कहीं ना कहीं बंदे को अपने बारे में इल्म और शऊर ही नहीं होता। कोई आता है, वो एक ऐसा नुक्ता फेंकता है आप पे, कोई ऐसे ही अल्फाज आपके बारे में कह देता है कि आप उसकी वजह से सारा दिन परेशान रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बंदे को जब अपने बारे में इल्म होने लगता है, अपने बारे में शऊर आने लगता है, तो उसे पता चल जाता है कि कौन से अल्फाज मैंने रखने हैं, कौन से अल्फाज मैंने नहीं रखने, किन बातों पर उदास होना है, किन बातों पर उदास नहीं होना। तो इसका ताल्लुक हमारे अंदर की दुनिया से, जितनी वो मजबूत होगी, जितनी वो पावरफुल होगी, तो उतना ही आप कह लें कि हम बाहर की दुनिया से कम इन्फ्लुएंस होंगे और हमें अपनी उदासी का सबब भी मालूम होगा। वाह, बहुत अच्छी बात। वाकई सही बात है कि कभी कभी हमें इल्म नहीं होता, बल्कि आपकी इस बात से मैं माजी के कुछ किस्से मुझे याद आ गए। और अगर मैं रेडियो करियर की बात करूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं एक आरजे बन सकता हूं। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा, उन्होंने मोटिवेट किया, आतिफ करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। मैं कहा यार नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, आप ऑडिशन के लिए जाओ। खैर ऐसा ही हुआ, ऑडिशन हुआ और एक निजी चैनल से आगाज़ किया था, तो 5-6 साल का सफ़र और अब इस चैनल से मैं कर रहा हूँ। तो ये वाकई में वो चीज़ कि हमें कभी कभी अपने बारे में इल्म नहीं होता, हमें अपने बारे में पता नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो फोकस करते हैं अपनी खुशियों को, उनके जहन में नहीं होती, उनको ये पता नहीं होता कि मेरे खुशियों के लम्हे कितने थे या मैंने खुशियों का वक्त कितना गुजारा। लेकिन गम जैसे ही उनकी ज़िंदगी में आता है तो उन्हें यूँ लगता है कि शायद मैं आया ही इस दुनिया में गमों का सामना करने हूँ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ गम है, मुझे इसके अलावा ना किसी चीज़ का पता है, ना मुझे कुछ मुयस्सर है, ना कुछ हासिल है। आ जाके गम जो है वो मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और वो वक्ती उस गम को, मुझे बानो कुद्सिया का एक याद आता है कोल, वो कहती थी, उन्होंने लिखा कि देखिए जो खुशी है ये महज गमों के जो एक टाइम पीरियड है उसमें एक
थकान उतारने का एक लम्हा कहा जा सकता है खुशी को, तो गम जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें बानो आपा ने तो बहुत ज़बरदस्त बात की कि थोड़ा सा लम्हा कहीं ना हम जब अपनी लाइफ को आइडियलाइज़ करते हैं, हम जब अपनी लाइफ के बारे में कुछ विजन सेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ख्याल ये होता है कि ज़िंदगी में ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भरपूर है, या लाइफ जो है वो कोई बेड ऑफ रोजेज़ है। लेकिन अगर हम रियलिटी पे आके बात करें, अगर हम वाकई ज़िंदगी को एक नज़र से देखें किसी जाविये से, तो हमें पता ये चलेगा कि ज़िंदगी कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। ये एक तल्ख हकीकत है। कहीं ना कहीं आपको अपने ख्वाबों तक पहुंचने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं वो गुमनामी के दौर होते हैं, कहीं ना कहीं आपको तमाम तर दुखों, तमाम तर गमों को फेस करना पड़ता है। तो मेरा सबसे पहली सजेशन तो ये है कि आप रियलिटी को फेस कर लें कि आज दिन अच्छा है तो कल बुरा भी होगा, आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। तो सबसे पहले अगर जब हम रियलिटी को कबूल कर लेंगे ना, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारे लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा कि हम तैयार रहेंगे किसी किस्म के भी मामले के लिए, किसी किस्म के भी माजरे के लिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में सुकून आता है, जब भी हमारी ज़िंदगी में हमें खुशी का एहसास होता है, हम मैंने देखा है कि जो शुक्रगुजारी है ना आतिफ भाई, उसका बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी खुशी के साथ। वो बंदा जो सेटिस्फाइड है, वो बंदा जो आज के दिन पे राज़ी है, जो आज के लम्हे पे राज़ी है। आप और मैं आज यहाँ सांस ले रहे हैं, कितने बंदे ऐसे हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाके देखें जो वेंटिलेटर पे हैं, जो पैसों के साथ ये सांस ही हम जो मिलियन बिलियंस की जो हवा इनटेक आउटटेक हो रही है। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ज़िंदगी बड़ी हसीन है, अल्लाह पाक का कितना करम है हम पे। और माइंड साइंसेज ये कहती है कि जब भी आप ग्रेटिट्यूड पे आते हैं, जब भी आप शुक्रगुजारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया की तमाम तर जो ताकतें हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। आप अभी इस कमरे से बाहर निकलें और एक अजीब से सड़ियल मिजाज के साथ, एक अजीब सी स्टिफ हुए हैं मसल्स और माथे पे बल पड़े हुए हैं, और ये अगर आप कंडीशन लेके कमरे से बाहर जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप बाहर जो गार्ड खड़ा हुआ है उसके साथ भी शायद आपको उसकी कोई बात अच्छी ना लगे, आपको आज की जो धूप निकली हुई है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी लगे ना अच्छी लगे। आपको बड़े लोग ऐसे नज़र आएंगे जो कि अजीब, आप उनसे कोई भी पॉजिटिव बात कर लें तो वो उसमें से नुक्स निकालते हुए आपको नजर आएंगे। तो इसका शुक्रगुजारी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, ये सिलसिला यूं ही जारी है। जो लोग चाहते हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना और जो हमें ऑफिशियल हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे ज्वाइन करना चाहते हैं, टफियंस FM 96.6 विदाउट स्पेस आप लोग सर्च कीजिएगा तो आपको हमारा ऑफिशियल पेज नज़र आएगा, जिस पे आप लोग लाइक भी कीजिए और हमारे साथ होने का एहसास भी दिलाइएगा। आपका जो सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा, और नंबर 0334196666 पे आप लोग हमें SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप तमाम को खुश आमदीद कहूँगा। मेरा नाम आतिफ खान है। कुछ लोग ये भी सवाल अक्सर करते हैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मुझे यूँ फील होता है कि गम जो है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और मुझे कभी कभी यूँ महसूस भी होता है कि जो गम है ये एक ऐसा लम्हा होता है जिसमें हमें सोचने का मौका मिलता है। खुशियाँ एक ऐसा वो लम्हात हैं कि जिसमें हम बिल्कुल कुछ सोचते नहीं हैं, सिर्फ हम सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ हम मनाते हैं। लेकिन गम जो है वो फिर हमें उसके हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आसान रास्ते, उसके लिए शॉर्टकट्स, उससे निकलने की ना हम कोशिश में होते हैं। जैसे एक दलदल में फंसा इंसान जो है उसकी कोशिश होगी कि मैं किस तरह से निकलूं, वो डिफरेंट आइडियाज़ उसके माइंड में आएंगे, ठीक है। तो वो सोचना जो है, ये मैं समझता हूँ फिक्र जो है वो शामिल होती है गम के लम्हे में, और इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। और जो आपने बात कही कि हमें जो लम्हा है या जो आने वाला लम्हा है हमें पता होना चाहिए कि आज अगर बेहतर है तो कल कुछ भी हो सकता है। तो जो इस लिहाज से अपनी तैयारी, बल्कि मुझे वो याद आता है कि एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा था अंगूठी दे के कि इसके ऊपर कुछ ऐसा तहरीर करवाओ कि जो मैं पढ़ूं तो अगर मैं खुशी में पढ़ूं तो गमगीन हो जाऊं, और अगर गमज़दा लम्हों में पढ़ूं तो मैं खुशी और मुसरत के जो मेरे ऊपर मैं महसूस करने लगूं, खुशी के लम्हात आ जाए, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तो वो वज़ीर ने एक जुमला लिखवाया था कि ये वक्त गुजर जाएगा, कि और उससे वाकई में कि आपको यही वो फिक्र मिलती है कि जो लम्हा है वो किसी भी वक्त पलट सकता है, तो आपको तैयार रहना चाहिए। ख्वाह वो गम के लम्हे हैं, ख्वाह वो खुशी के लम्हे हैं, उसमें अपनी ज़ात को ज़रूर जहन में रखिएगा, अपने आप को ज़रूर जहन नशीन कीजिएगा, अपने आप को ज़रूर सामने रखिएगा। होता है कि बाज़ औक़ात
हम दूसरों के लिए खैर आपको कोशिश करनी चाहिए, जतन करने चाहिए, उनके लिए रास्ते हमवार करने चाहिए, लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं हम अपनी ज़ात को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, और ये तब महसूस होता है जब हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल आतिफ भाई, मुझे आपने जो पूरी बात की, अगर मैं इसे सम अप करूं कि जो गम है वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। आप यकीन करें, मुझे ना वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का वो जुमला याद आता है। आपने फरमाया था कि जो गम है वो कम ज़र्फ़ आदमी को खा जाता है और आला ज़र्फ़ को बना जाता है। वाह वाह वाह। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी हालत है कि कहीं ना कहीं ये आपको उस कंफर्ट जोन से निकालने के लिए आती है। कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी बन रही होती है, जैसे अभी आपने अपने सफ़र का जिक्र किया। कहीं ना कहीं वो जो गुर्बत के लम्हे होते हैं या वो जो तंगदस्ती के आलम होते हैं, वो आपकी कहानी बन रही होती है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर खुदा आपको जो है वो सोने का चम्मच दे के मुंह में पैदा कर देता और आपकी ज़िंदगी में तमाम तर आसानियाँ और खुशहालियाँ होती, तो आप ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा काम या कोई चीज़ इस तरह की अचीव कर सकते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने भी बड़े लीडर्स हैं या जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं या जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम किया कि वो ज़मानों मकान की कैद से आज़ाद हो गए, उनके काम ने सदियों आगे जाके फ़ायदा पहुँचा दिया, तो आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आएगी। वो चीज़ ये है कि उनकी ज़िंदगी में हालात इतने टफ़ हो गए, उनकी ज़िंदगी में मसाइल इतने ज़्यादा आए कि वो उन्हें निकलना पड़ा। आप अगर अपने नबी की ज़िंदगी उठा के देख लें तो आपको नज़र आएगा कि 40 साल का अरसा दरकार हुआ, तब जाके नबूवत का इजहार हुआ। आप ख़ातमुन नबीयीन हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर खुदा चाहता तो एक चुटकी के साथ कोई जादू होता और सारे लोग मान जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताइफ के बाज़ारों में पत्थर भी खाने पड़े, तमाम तर मसाइल, तमाम तर दुश्मनियाँ उनके अंदर रहते हुए आपने इतना बड़ा काम कर दिखाया कि आज हम अपनी जान एक शख्सियत पे कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कोई भी दुनिया का बड़ा काम है वो कुर्बानी मांगता है, और वो कुर्बानी ये अपने जज्बात की कुर्बानी, अपने सुकून की कुर्बानी। कहीं ना कहीं डिप्रेशन, मेरा ख्याल है हर इंसान को ज़िंदगी में एक आध दफ़ा ले लेना चाहिए, ताकि वो उसे पता चले कि आखिर किन किन मराहिल से उतर के और किन किन दरियाओं को अबूर करके वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। बड़ा खूबसूरत शेर मुझे इस मौजू पे याद आता है कि वो किसी उस्ताद का शेर है, वो फरमाते हैं कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। वाह वाह वाह। आज जो बंदा आसानी में है, आज जो बंदा सुकून में है, आपको पता नहीं है उसने कितनी प्राइस पे किया। आज जो बंदा किसी सीट पे बैठा हुआ है, किसी मकाम पे है, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो बंदा किन किन मसाइल से गुजर के वहाँ पे पहुँचा है। सर, इसका सबसे पहला जो हमें सबक मिलता है, सबक हासिल होता है, वो तब हासिल होता है जब हम बाप बनते हैं। इसका सबसे पहला सबक हम तब हासिल करते हैं कि तब जाके एहसास होता है कि हाँ, शौक जो हैं वो बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से सिर्फ ज़रूरियात पूरी होती हैं। तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि उस फेज़ को हम भुला देते हैं। और ये भी अच्छा है कि डिप्रेशन में एक आध दफ़ा ताकि आपको, मैं तो कहता हूँ, खास तौर पर लड़ना सीख जाएं आप। बिल्कुल। इस ज़माने में अपनी जगह बनाने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको हर चीज़ की हाव ना होनी चाहिए, और ये तब होता है जब आप उस फेज़ में जाते हैं। जी, कुछ कहने लगे थे आप? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इंसान को ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर मरना चाहिए। मरने से मुराद ये है कि एक दफ़ा उसे, वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, मिट्टी होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि बीज जब तक अपने आप को दफन नहीं करता उसके अंदर, ज़मीन के अंदर, जब तक वो उन गुमनामियों के फेज़ में नहीं जाता, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इशफाक साहब कहा करते थे कि एक दरख्त जो इतना बुलंदो बाला है उसे तो हम देख के बड़ा खुश होते हैं, लेकिन कहते हैं सलाम उस बीज को है और सलाम उस पहली टहनी को है, उसकी उम्मीद को है कि वो पूरे कुर्रा अर्ज़ का सीना फाड़ के बाहर निकलती है। तो कितनी बड़ी बात है कि वो एक छोटी सी उम्मीद कायम करके बाहर निकलती है, और कोई बारिश का आवारा सा कतरा अगर उस पर गिरे तो वो टहनी टूट भी तो सकती है, लेकिन वो एक उम्मीद लेके चलती है। कुदरत अपने आप में एक पूरी की पूरी उम्मीद है। तो वो फिर जब दरख्त बनता है, कितने सालों वो लोगों को फल देता है, कितने सालों वो लोगों को साया देता है। तो ये, बल्कि मैं ये कहा करता हूँ, मैंने खुद से ही अपना मैं शेयर कर देता हूँ आपसे कि मैं कहता हूँ ज़िंदगी बसर कीजिए, ना कि गुजारिए।
वो कहते हैं ना कि यार वो सुनाओ क्या हाल है, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। तो गुजारा करने में ये होता है कि जैसा चल रहा है वक्त चलता रहे, लेकिन बसर करने में आपको पता है कि यार मुझे रात में ठंड लग सकती है, मैंने अपने बिस्तर का इंतजाम करना है, बिल्कुल। मैंने अपने सोने के लिए कोई अच्छी जगह तलाश करूं, मैं कोई घर बनाऊं, चार दीवारी होनी चाहिए, मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, मुझे उनकी तालीम के बारे में सोचना है, मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, उनकी ज़रूरियात के बारे में सोचना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बसर करने में। जी। लेकिन गुजारने में तो फिर आप बस यही कह के निकल जाते हैं, गुजारा हो रहा है, चल रही है अच्छी, लेकिन वो बेहतर ज़िंदगी के लिए आप बसर करना सीखिए। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला जो हमारे माशरे में है, जो पाया जाता है, और इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आ पाई, हो सकता है कि मैं अब समझ सकूं इस चीज़ को। मुझे जहाँ तक इसकी थोड़ी बहुत समझ है वो ये है कि इंसान जो है वो ज़मीन से अगर चाँद का रुख कर ले, यानी हम ज़मीन पे हैं, हमें चाँद दूर से दिखाई देता है, तो उसकी बड़ी चाह है हमें, उसकी बड़ी ख्वाहिश है हमें, वो हमें दूर से बड़ा अच्छा नज़र आता है और हम चाहते हैं कि हमारा बसेरा जो है वो चाँद पे हो जाए। लेकिन अगर हम चाँद पे जाके बसना शुरू कर दें तो फिर से हम इसी ज़मीन की ख्वाहिश करेंगे। तो ये एक इंसानी फितरत में ये चीज़ शामिल है कि वो जिस चीज़ को हासिल कर लेता है उसकी कदर व कीमत खो देता है। ऐसे ये क्यों पाया जाता है इंसान में? असल में आतिफ भाई, मेरा ये ख्याल है कि मंजिल इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। हमारे एक बुज़ुर्ग शायर ने कहा था कि चले हो साथ तो हिम्मत ना हारना वासिफ, कि मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफ़र में नहीं। मैं तो इस बात का पूरा पूरा बिलीवर हूँ कि अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिसके अंदर कोई मंजिल ना हो। मंजिल इटसेल्फ कोई अचीवमेंट नहीं है। इंसानी फितरत में ये शामिल है कि जब भी वो कोई चीज़ अचीव कर लेता है तो हमें अल्लाह ने एक हमारे अंदर वस्फ ये रखा कि हम बोर हो जाते हैं। ये एक अच्छी बात भी है कि हम बोर हो जाते हैं, वरना तो दुनिया में कोई तरक्की ही ना हो पाए, लोग स्टेगनेंट हो जाएं, लोग एक गंदे पानी की तरह जहां वो खड़ा खड़ा है वो रुक जाए। तो ये जो जमूद है, ये जो हरकत है, ये कहीं ना कहीं उस बोरियत की वजह से और उस बेचैनी की वजह से पैदा होती है। और एक मंजिल जो है उसको हासिल करके वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, बल्कि आपको आगे से आगे जो है वो बिल्कुल जाना चाहिए। और जब भी वाकई हम अचीव कर लेते हैं किसी चीज़ को तो हमें चाह पैदा होती है, हमें अगला कोई ख्वाब देखने की जो है वो तवक्को पैदा हो जाती है। सर, चाह पैदा होना एक और चीज़ है, लेकिन वो जो हासिल हो चुका उसे नज़रअंदाज कर देना या उसकी कदर कीमत खो देना एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। अच्छा, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, उनके नाम मैं अनाउंस करना चाहता हूँ। सुहेब भट्ट हैं हमारे साथ, फ़ारूक अहमद हैं, और कसवर अच्छा, ये नाम मेरी समझ में खैर नहीं आया, उम्मीद करता हूँ मैंने ठीक से प्रोनाउंस किया होगा। उस्मान अकरम है हमारे साथ, बिलाल हैं हमारे साथ, और मिर्ज़ा वकास हैं हमारे साथ, वली जाहिद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप लोग हमें सुन रहे हैं, और उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जो सुन रहे हैं लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास इन्होंने नहीं दिलाया, लेकिन हमारे साथ हैं। वसाम अली हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात कर रहे हैं, इनसे हम कुछ ज़िंदगी में आसानियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी मैं चाहूँगा कि इस मैसेज के बाद हम इजाज़त चाहें और एक ट्रैक के साथ अपने सुनने वालों को हम इस ट्रैक के साथ छोड़े जाएंगे, लेकिन आने की उम्मीद दे के। अच्छा, मुझे जाते जाते ये बताएं कि जो इंसान परेशानियों में घिरा हुआ है, जिसे समझ नहीं आ रही, वो परेशानियों के टाइम पीरियड का हमें नहीं पता होता कि वो फेज़ कितनी देर का है, कितनी देर के बाद हमें उससे छुटकारा हासिल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही वो एक तसलसल कायम है, उसके साथ उसको झेलना नहीं आया, मगर वो इसकी कोशिश कैसे करें, वो कैसे उन परेशानियों को झेलते हुए अपनी ज़िंदगी में अपने आयाम को बेहतर बनाने के लिए या सब्र के साथ वो आगे निकलता चला जाए, आगे बढ़ता जाए। सब्र जो है इटसेल्फ, आप आतिफ भाई कभी हमारे जो बच्चे जो हैं आर्मी में जब आप सेलेक्ट होते हैं तो 2 साल की एक ट्रेनिंग होती है, और वो इतनी टफ ट्रेनिंग होती है कि वो 2 साल 20 सालों के बराबर होते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं उस बंदे को पता होता है कि यार इस 2 सालों के बाद जो मुझे तमगे लगने हैं और जो मेरी अचीवमेंट होनी है, वो जो आने वाले मुस्तकबिल का ख्वाब होता है ना, वो उसे मेहनत करवाता है। मेरा ख्याल ये है कि वो बंदा जिसकी लाइफ में कोई विजन है, जिसकी लाइफ में कोई ख्वाब है, अगर नहीं है तो वो उसे लेके आए, किसी से इन्फ्लुएंस हो, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करे। तो वो बंदा जिसकी लाइफ में कोई मिशन है, जिसकी लाइफ में कोई गोल है, जिसने आने वाले सालों को टारगेट किया हुआ है, जिसने कोई माइंडसेट लेके चल रहा है, तो ऐसा बंदा परेशान तो ऑब्वियसली वो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन परेशानियों से निकलने की जुस्तजू और तगोदो भी करेगा। तो मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि ख्वाब देखें ज़िंदगी में,
ऐसा ख्वाब हमारे एक बड़े ज़बरदस्त दुनिया इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं टोनी रॉबिन्स। वो कहते हैं कि इंसान जो परेशानियों में घिरे रहते हैं, और जब वो इंसान जो लेज़ी होते हैं, जो कोई दुनिया में ज़िंदगी में काम नहीं कर पाते, तो इंसान छोटे या बड़े नहीं होते, उनके ख्वाब छोटे और बड़े होते हैं। कि वो इंसान जिसका ख्वाब ही इतना बड़ा है कि जिसने सोचा वह इतना बड़ा है, तो उसको तो सर रात को नींद नहीं आएगी। आप कभी किसी कारोबारी शख्स के साथ बैठें और आप देखें कि वो किस तरह करोड़ों का लेन देन उसका रोज़ का होता है, तो आपको तो एक घर जाके एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाएगी कि यार ये तो ज़िंदगी इतनी बड़ी भी हो सकती है। तो जब हम अपने उस छोटे से माइंडसेट से निकल के अगर ज़िंदगी में कोई बड़ा टारगेट रखेंगे, कोई बड़ा एम रखेंगे, और फिर हम उसके लिए मेहनत और जदोजहद करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी बड़ी आसानी से जो है वो गुजर सकती है और अचीवमेंट की फ़ेज़ में जो है वो गुजर सकती है। बहुत अच्छी बात आपने की जी कि ख्वाब जो हैं वो देखना शुरू कीजिए। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत आप खुद बना सकते हैं। दूसरों के सहारों की ज़रूरत जहाँ हो, ज़रूर उनसे मदद लीजिए, ज़रूर उनकी रहनुमाई लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें लगता है कि मैं और मैं काफ़ी हूँ। नहीं, आपको आपके इर्द गिर्द जो भी रहनुमा नज़र आते हैं उनसे ज़रूर पूछिए, उनसे ज़रूर जो हासिल होता है वो हासिल कीजिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ये हमारी आज की छोटी सी काविश थी कि हम उन लोगों की इस्लाह कर सकें जिनको कुछ कन्फ्यूजन्स थी, जिनको समझ नहीं आता, बहुत सारे ऐसे सवाल थे उनके, और हमने कोशिश की कि उनको बाआसानी हम समझा सकें, उनको बाआसानी उन तक वो बातें पहुंचा सकें जिनको वो काफ़ी देर से जिनके इंतज़ार में थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सुनने वालों का, बहुत शुक्रिया वसाम अली आपका, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं अपने सुनने वालों से इजाज़त चाहूँगा। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, और फ़ीडबैक के लिए आप हमें ज़रूर इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं। कोई आपके ऐसे सवाल जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, कोई ऐसे सवाल जिनकी वजह से आप स्टक हो चुके हैं, कोई ऐसे सवाल जो आपकी ज़हनी नशोनुमा की में रुकावट बने हुए हैं, आप वो सवाल हमें भेज सकते हैं। उन सवालों के जवाब बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए नंबर नोट कीजिए 0334196666। अब आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन मेरे मॉर्निंग शो में संडे को आप लोगों से 9 से 12 मुलाकात होगी। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान मंडे टू फ्राइडे आप लोग 2 बजे सुना करते हैं मुझे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस ट्रैक के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।